आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। देश में भारी कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर नई रणनीति पर भी कोई ऐलान कर सकते हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये पहली बैठक होगी। बैठक में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए आरंभ हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बैठक में मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाने को कहा जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री उच्च सरकारी अधिकारियों, दवा निर्माता कंपनियों के उच्च अधिकारियों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, थल सेना और वायुसेना प्रमुखों समेत प्रमुख लोगों से बातचीत कर कोरोना के हालात पर चर्चा कर चुके हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। क्या है ये नई गाइडलाइन, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण के मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जो कि 2 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देश की जगह लेंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिना लक्षण वाले मामले वो हैं जो जांच में पॉजिटिव आए हैं लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और कमरे की हवा में उनका ऑक्सीजन लेवल 94% हो। हल्के लक्षण वाले मामले वो हैं जिन्हें ऊपरी श्वास नली में समस्या हो और बुखार हो, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो और कमरे की हवा में ऑक्सीजन लेवल 94% हो। इन हल्के और बिना लक्षण वाले मामलों को होम आइसोलेशन में तभी रखा जाना चाहिए अगर उनके घर में सेल्फ आइसोलेशन और परिवार के सदस्यों के क्वारंटाइन होने के लिए पर्याप्त जगह हो। लक्षण शुरू होने से 10 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। अगर लगातार 3 दिनों से बुखार नहीं आया हो, होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद कोरोना जांच की जरूरत नहीं है। इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन लोगों को डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है जिन्हें श्वास लेने में तकलीफ हो, कमरे की हवा में अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आए, छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो, मानसिक तौर पर कंफ्यूजन हो या उठने में परेशानी हो। कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर जीएसटी न लगाया जाए, इसकी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। पूरी खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाइयों पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। दवाइयों पर जीएसटी हटाने वाली याचिका एक एनजीओ पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट्स ने दायर की है। याचिका में कोरोना की दवाइयों रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब और फाविपिराविर पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से भी जीएसटी हटाया जाए। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। रोजाना संक्रमण के नए मामलों के रिकॉर्ड नंबर दर्ज हो रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी की शिकायतें आ रही हैं। कई राज्य आईसीयू बेड्स की कमी से भी परेशान हैं। अब मेडिकल उपकरणों और महत्वपूर्ण दवाइयों पर जीएसटी में छूट देने की मांग बढ़ रही है। कई राज्यों ने केंद्र से जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने की भी मांग की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक पिछले 6 माह से नहीं हुई है। इसके अलावा कई राज्य कंपनसेशन पीरियड को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत करना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य इस पीरियड को जुलाई 2022 के आगे बढ़वाना चाहते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए 40 से ज्यादा देशों ने हाथ आगे बढ़ाया है। आइए देखते हैं। कोरोना महामारी का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देशों और दिग्गज कंपनियों ने हाथ बढ़ाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के करीब 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। इनमें से कई देशों ने मेडिकल सप्लाई भेजी है। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर समेत मेडिकल उपकरण भारत पहुंच चुके हैं, जिसकी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी। विदेश सचिव ने कहा कि अमेरिका से अगले कुछ दिनों में 3 विशेष उड़ानें भारत आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और सहायता की पेशकश की। आज संयुक्त अरब अमीरात से वेंटिलेटर और फाविपिराविर दवाइयों की खेप आने वाली है। साथ ही आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ एक उड़ान आ रही है। शनिवार को फ्रांस से मेडिकल सप्लाई की एक खेप आने वाली है। विदेश सचिव ने बताया कि हम मिस्र से रेमडेसिविर के निर्माण के लिए संपर्क में हैं ताकि हम इसे मंगवा सकें। मध्य प्रदेश में भी 1 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाएगा। पूरी डिटेल आइए देखते हैं।
मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन नहीं मिल पाने की वजह से 1 मई से ये अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक 3 मई को वैक्सीन के डोजेज मिलने की उम्मीद है। उसके बाद ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का टीका 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को भी मुफ्त लगाया जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन के डोज मिलते जाएंगे वैसे वैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 28 अप्रैल तक 80,66,980 डोज लगाए गए हैं, जिनमें से 70,19,763 फर्स्ट और 10,47,217 सेकेंड डोज लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 66,159 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 45,39,553 हो गई है। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 771 मौतें हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 67,985 हो गई है। महाराष्ट्र में आज 68,537 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। महाराष्ट्र में अब तक 37,99,266 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मिनी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया है, ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। इसी तरह मुंबई में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,192 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,44,583 हो गई है। मुंबई में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 82 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 13,036 मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 395 मौतें हुई हैं। 1 मिनट में पूरी खबर। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों के हालात भी सुधरते नहीं दिख रहे। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के चलते 395 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा राजधानी में 24,235 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर 32.82% पहुँच चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान हर घंटे 16 लोगों ने दम तोड़ा है। 29 अप्रैल को 395 लोगों की मौत हुई। 28 अप्रैल को 368 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 27 अप्रैल को 381 लोगों की मौत हुई। इसी तरह 26 अप्रैल को 380 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ा। 25 अप्रैल को 350 लोगों की मौत हुई। 24 अप्रैल को 357 लोगों ने जान गंवाई। 23 अप्रैल को 348 लोगों की मौत हुई। 22 अप्रैल को 306 लोगों की मौत हुई। 21 अप्रैल को 249 लोगों की मौत हुई। 20 अप्रैल को 277 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में 4 मिनट से भी कम समय में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी करके कहा है कि जिसमें ज्यादा प्रभावित जिले हैं कोरोना के, उन्हें पहचान किया जाए। 1 मिनट में पूरी खबर। गृह मंत्रालय ने राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा है जहां संक्रमण की रफ्तार 10% से ज्यादा है या जहां अस्पतालों में 60% से ज्यादा बिस्तर भर चुके हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सभी जिलों की पहचान करें जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस अब 31 मई तक प्रभावी रहेंगी, जिन्हें इसी महीने जारी किया गया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बृहस्पतिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,79,257 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,83,76,524 हो गई है, जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन इलाकों में संक्रमण के मामलों की संख्या ज्यादा है, ऐसी जगहों पर जरूरी सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जबलपुर में पुलिस वाले देवदूत बनकर के सामने आए हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन खत्म होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करके मरीजों की जान बचाई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना संकट के बीच पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट अस्पतालों के काम करने के ढंग में भले ही कोई बदलाव न आया हो, लेकिन पुलिस लगातार मरीजों की जान बचाने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के चंडाल भाटा के न्यू लाइफ ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिस वजह से वहां भर्ती मरीजों की जान पर भारी संकट आ गया था। जिसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन और थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे, जहां हालात को देखते हुए तुरंत दमोह नाका के पास मौजूद प्राइवेट अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर पुलिसकर्मियों ने खुद ट्रॉमा सेंटर में लगवाए और मरीजों को राहत पहुंचाई। बताया जा रहा है कि यदि पुलिसकर्मी तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं पहुंचते तो 22 मरीजों की जान जा सकती थी, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। बहरहाल पुलिस की इस सक्रियता से खाकी एक बार फिर मददगार साबित हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि असम में बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में हुए चुनाव के मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसके मुताबिक बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बंगाल में 8वें चरण तक के एग्जिट पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है, जहां कुल 292 सीट में से बीजेपी 134 से 160 सीट जीत सकती है, वहीं टीएमसी 130 से 156 सीट तक जीत सकती है। बंगाल में टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में टीएमसी को 180 -+11, बीजेपी 108 -+11 सीट जीत सकती है। वहीं असम में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी 126 में से 75 से 85 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 40 से 50 सीटें जीत सकती है। अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु में आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में डीएमके 175 से 195 सीट जीत सकती है, वहीं एडीएमके को 48 से 54 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। भोपाल के जावेद खान ने अपने ही ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखते हैं। ये ऑटो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये ना तो कोई आम ऑटो रिक्शा है और ना ही आम लोगों के लिए है। दरअसल ये एक एम्बुलेंस है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हर रोज आने वाली भयावह तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले जावेद खान को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिल रही। ऐसे में मरीज बिना परेशानी अस्पताल पहुँच सके, इसलिए ऑटो रिक्शा में एम्बुलेंस ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया है। कंधे पे ले जा रहा है, कोई सिलेंडर हाथ में लेके अस्पताल लेके जा रहा है, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, तो उसको इसकी रोकथाम के लिए मैंने एक आइडिया है कि मैं इसको एम्बुलेंस के तौर पे बना लूं, कि लोगों की मदद पहुंच जाए। जावेद रमजान के महीने में रोजा रखते हुए भोपाल के जरूरतमंदों को अपने ऑटो एम्बुलेंस के जरिए मुफ्त में अस्पताल तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से ही कोरोना को हराने में बड़ी मदद होगी। मध्य प्रदेश की धार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां एक इंजीनियर ने अपनी बाइक को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। मध्य प्रदेश में गांवों को संक्रमण से बचाने के लिए गांव वाले खुद आगे आ रहे हैं और लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए लैंडलॉक कर रहे हैं। बिगर मास्क और बिगर काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। तो वहीं आदिवासी इलाकों में संक्रमितों को अस्पताल पहुंचाने के लिए धार के एक इंजीनियर ने एम्बुलेंस बाइक बनाई है, ताकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में वो भी लोगों की मदद कर सके। इसे बनाने में करीब 35,000 का खर्च आया है। जो सुविधा ग्रामीणों के पास में या किसी भी बंदे के पास में नॉर्मल जो सुविधा होती है, उसको उपयोग करके कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिस स्ट्रक्चर को वो अपनी सुविधा के साथ में अटैच करके ले जाया जा सके। बाइक एम्बुलेंस में एक मरीज को आसानी से किसी भी जगह पहुंचाकर ऑक्सीजन और प्राथमिक चिकित्सा से बचाया जा सकता है। इसे एक मरीज को लेटाकर ऑक्सीजन देते हुए आसानी से चलाया जा सकता है। साथ ही बाइक पर एक व्यक्ति को बिठाया भी जा सकता है। ये एम्बुलेंस बाइक महज 2 दिन में बनकर तैयार हुई है, जिसका ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ एम्बुलेंस का पहुँचना मुश्किल है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.